नमस्कार बच्चों मैं श्वास कुलभुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा फर्स्ट सेम का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आज से हम आपके एग्ज़ाम्स की रिवीजन शुरू करेंगे। 1 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं बच्चे, तो आपने उसकी तैयारी साथ साथ करनी है। मैं प्रतिदिन आपको यानी कि तीनों बुक का ही काम करवाऊँगी, आपकी भारत की खोज का, बसंत का और व्याकरण का। जिन बच्चों का काम अधूरा है, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, वो अपना वीडियो में से देख के प्रतिदिन अपने कार्य को पूरा करेंगे और साथ साथ लर्न भी करेंगे। और जो हर ट्यूसडे को आपकी जूम मीटिंग होती है, उसमें जितना भी मैं 1 वीक में सिलेबस करवा दूंगी वो आपसे सुना करूंगी। तो सबसे पहले हम आज पार्ट 1 भारत की खोज का करेंगे, अहमदनगर का किला। पहला प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किताब उन्होंने कब लिखी? सन 1944 में। तीसरा है, भारत की खोज पुस्तक कब प्रकाशित हुई? सन 1946 में। उन्होंने यह पुस्तक कहाँ लिखी? अहमदनगर के किले में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर के किले में कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं। अहमदनगर के किले में लेखक का अंधियारे आकाश में स्वागत किसने किया? दूज के चांद ने। प्रश्न नंबर 7, किले में नेहरू जी का स्थायी साथी कौन था? चांद। चांद लेखक को क्या याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है? अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला से जुड़ी हुई है? चांद बीबी से। अहमदनगर के किले में लेखक ने क्या काम शुरू किया था? बागवानी का काम। चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट की सेना के साथ युद्ध किया? अकबर की सेना के साथ। चांद बीबी की हत्या किसने की? उन्हीं के एक साथी ने, शत्रु के साथ मिलकर धोखे से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 कि उन्होंने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? नेहरू जी के वर्तमान काल के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके लिखने का निश्चय किया। आंसर है, 2 प्राचीन सभ्यताओं के नाम बताओ, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। उन्हें जेल में कब से कब तक रखा गया? सन 1942 से सन 1945 तक। लेखक ने कुदाल छोड़कर क्या उठा ली? कलम। लेखक को जेल में किस समय लाया गया? रात के समय। तो बच्चों, हमने भारत की खोज का पार्ट 1 पूरा कर लिया है। अब हम बसंत का पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 है बच्चों, ध्वनि। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि कवि के जीवन में अभी तो खुशियाँ आई हैं, इसके बाद वह अपनी सोई हुई इच्छाओं को पूरा करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित होने का द्वार दिखाने के लिए कवि कलियों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाता है तथा फूलों को जीवन रूपी अमृत से सींचता है। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? आंसर है, कवि सोई हुई कलियों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को सुबह होने का संदेश देता है। तो बच्चों, हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 है बेटा, लाख की चूड़ियाँ। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि गांव में बदलू नाम का आदमी उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देता था। सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, जिसके कारण लेखक भी उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। अब है आपका प्रश्न नंबर 2 बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आंसर है, वस्तु विनिमय पद्धति से अभिप्राय वस्तु के बदले वस्तु देने से है। पहले लोग किसी वस्तु के बदले पैसे नहीं लेते थे, बल्कि उसके बदले कोई वस्तु ही लेते थे। लेकिन
आजकल इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। आज किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बदलू मनिहार जैसे उन लोगों की व्यथा की ओर संकेत किया है जो मशीनी युग के आने से बेकार हो गया है। बदलू द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियों की कीमत कम हो गई है और कांच की चूड़ियों की कीमत बढ़ गई थी। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? आंसर, मशीनी युग के आने से बदलू का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया था और मशीनी युग में सभी काम मशीनों से होते थे, जिसके कारण हथकरघा पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं। लेखक भी यह बात बदलू की दशा देखकर समझ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? आंसर, मशीनी युग के आने से बदलू का कारोबार पूर्ण रूप से बंद हो गया। अब लोग उसके द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियाँ खरीदने की बजाय कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे थे, जो देखने में भी सुंदर प्रतीत होती थी। अब शहरों में ही कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं, बल्कि इनका प्रचार गांव में भी हो गया है। तो बच्चों, हमने बसंत पुस्तक के भी 2 पाठ पूरे कर लिए हैं। अब हम व्याकरण का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 1 है व्याकरण में भाषा तथा भाषा के रूप। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। सेकंड प्रश्न है, भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं? भाषा के 2 रूप निम्नलिखित हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। प्रश्न 3, भाषा का कौन सा रूप प्रमुख है और क्यों? आंसर आएगा, भाषा का मौखिक रूप प्रमुख तथा पुराना है, क्योंकि ये भाषा के बोलचाल का रूप है। फोर्थ क्वेश्चन, भाषा का उद्देश्य क्या है? भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। वर्ण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि चिन्ह को कहा जाता है जिसके टुकड़े न हो सकें। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चय किए गए चिन्हों यानी कि वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। व्याकरण का क्या तात्पर्य है? व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा में ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। लिखित भाषा में यह रूप बहुत बाद में विकसित हुआ। मौखिक भाषा में भाषा का अस्थायी रूप है, ये भाषा का स्थायी रूप है। नंबर 3, यह रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन लिखित भाषा में ये दीर्घ काल तक बना रह सकता है, क्योंकि ये रिटन में होता है, लिखित रूप में होता है। इसीलिए मौखिक भाषा में क्या है, इसे व्यक्ति बिना प्रयास के स्वतः सीख लेता है, लेकिन लिखित भाषा में प्रयास और अभ्यास से सीखा जाता है। जब तक हम बार बार किसी वर्ड को नहीं लिखेंगे हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। लेसन 5 है नंबर, ये भाषा का प्रधान रूप है, ये भाषा का गौण रूप है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है, इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है। तो ये हमने लेसन फर्स्ट के आपके क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे साथ में। ठीक है बच्चे, सही या गलत का आपने बताना है, सही या गलत है। लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा की अहम भूमिका है, सही। पशु पक्षियों के बीच होने वाले संप्रेषण को भाषा कह सकते हैं, गलत। वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, गलत। भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कह सकते हैं, सही। हिंदी और उर्दू 2 अलग भाषाएं हैं, सही।
रूसी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, गलत। अंग्रेजी भाषा में पदों का क्रम होता है कर्ता, कर्म या क्रिया, सही। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी अब हमने। भाषा वे साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के उच्चरित रूप का आधार ध्वनि है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। मौखिक भाषा भाषा का प्रधान रूप है और डैश ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है, क्या है, लिपि। अब है मिलान करना है आपने। ये देखो, देवनागरी लिपि पहले के साथ बोडो यानी बोडो के साथ आएगा, रोमन लिपि इटालियन के साथ, तीसरा गुरुमुखी लिपि पंजाबी के साथ, फोर्थ गुजराती लिपि गुजराती के साथ, फिफ्थ फारसी लिपि उर्दू के साथ, सिक्स्थ है आपका ब्रज भाषा और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के साथ, सेवंथ है मगही भोजपुरी बिहारी हिंदी के साथ, एट्थ भीली और मारवाड़ी आपका है राजस्थानी हिंदी के साथ, नाइन्थ है गढ़वाली कुमायूं, ये है आपका पहाड़ी हिंदी के साथ, और 10th है अवधी और बघेली, ये है आपका पूर्वी हिंदी के साथ। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित रचनाकारों की कृतियों के नाम उनके सामने लिखेंगे। विद्यापति की पदावली, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, सूरदास की सूर सागर। नीचे है निम्नलिखित कवियों की 4 रचनाओं के नाम लिखें। तुलसीदास की है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। सूरदास की है सूरसागर, नागलीला, सूरसावली और भ्रमर गीत। मलिक मोहम्मद जायसी की है चित्ररेखा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरा नामा। पाठ आपका 2 अब शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण में, ध्वनियाँ, वर्ण तथा लेखन व्यवस्था। पहला प्रश्न है, ध्वनि और वर्ण का अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं तथा लिखित भाषा में हिंदी ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें लिपि चिन्ह का या वर्ण कहते हैं। अतः यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चरित रूप है। सेकंड क्वेश्चन है, जब श्वास मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तब कौन से 2 कार्य हो सकते हैं। 2 कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, या तो इस वायु को बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकाल दिया जाए। सेकंड, या जीभ अथवा निचले ओंठ द्वारा इसके रास्ते में रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाए। प्रश्न नंबर 3, स्वर कौन सी ध्वनियाँ हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। व्यंजन की परिभाषा दीजिए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। कौन सी ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई अर्थात आगत ध्वनियाँ। उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार एवं नासिक में अंतर। अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, किंतु अनुस्वार के उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे हंस और हंस। स्वर तथा व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, जैसे ए आ ई आदि। व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क ख ग घ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्ण तथा स्वरों की मात्राओं में अंतर। स्वर वर्ण। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के वर्ण अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ आदि हैं। स्वरों की मात्राएं स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जैसे ये देखो, ये सारी मात्राएं हैं। अब हम करेंगे बच्चे इसकी एक्सरसाइज। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 2। पहले तो हमने क्वेश्चन आंसर थे, सही या गलत पर निशान लगाइए। लिखित भाषा का आधार उच्चारित ध्वनियाँ, सही। समान ध्वनियों के लिए अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं, सही। स्वर के उच्चारण में मुख्य वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करती है, गलत। व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण बिना किसी स्वर के संभव नहीं, सही। अनुनासिकता व्यंजनों का गुण है, गलत। अनुस्वार को चंद्र बिंदु से लिखा जाता है, गलत।
फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम सब के मुख से 2 उच्चारण अवयव हैं, जीभ तथा निचला होंठ। सेकंड है संस्कृत में री का उच्चारण एक स्वर के रूप में होता था। थर्ड, अनुनासिक एक नासिक्य स्वर ध्वनि है। फोर्थ, यदि स्वरों की शिरा रेखा के ऊपर स्थान खाली है तो नासिक चिन्ह बिंदु लगाया जाता है। कै प्लस रे का संयुक्त रूप होगा क्रय। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको शुद्ध अशुद्ध दिखा रखे हैं, ये देखिए बेटा, ये आपने शुद्ध शुद्ध करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए शब्दों के वर्ण के क्रम बदलकर सही शब्द लिखिए। मनकीन, नमकीन, इसका कंप्यूटर बनेगा, इसका साधारण। नेक्स्ट देखो, ये आपका व्याकरण, समझौता, विद्यालय, सफलता, प्रदूषण, राष्ट्रपति, 4 मास। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध रूप से कीजिए। धर्म में सभी की आस्था होती है, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 3 गलत हैं, 1 सही है, वो आपने लिखना है। इस गांव में सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। यह अगला है वह आपसे अवश्य संपर्क करेगी। भारत ने भी एक उपग्रह छोड़ा है। अगला है 8, दिए गए शब्दों के अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर शब्दों को दोबारा लिखिए। चंदा, आंधी, पंकज, भांग, अम्बा, गांधी, गोंद, कुआं, कंटक, दांत, सांप, पंजाब। फिर लास्ट आपका कुछ करके सीखिए। ठीक है, क्या कहता है, ऐसे 5 शब्द लिखिए जिनमें निम्नलिखित वर्ण आए हों। माफ, सफर, सफेद, तूफान, फौरन। ज से हाजिर, इंतजार, चीज, मंजिल, जिंदगी। ज्ञ से ज्ञानी, अज्ञान, विज्ञान, संज्ञा, ज्ञानवान। अनुस्वार से शांत, गंगा, कंचन, अंग, चंपा। अण से दक्षिण, कृष्ण, कारण, कन, निरीक्षण। रैफ से वन, दुर्ग, करम, गुराना, मर्दानी। आ से बाल, शाप, टॉय, बॉस, टॉप। री से रीतु, रिन, ऋषभ, रिजू, रिजी, रीचा। तो बच्चों आपका आज का होमवर्क है, व्याकरण के 2 लेसन लर्न करने हैं और आपने बसंत के पहला दूसरा पाठ याद करना है और भारत की खोज का पाठ 1 याद करना है और व्याकरण का पाठ 1 और 2 दोनों याद करने हैं। धन्यवाद।